जो लोग कंपनियां सर्वे का काम करती हैं ना, चुनावी सर्वे या और किसी चीज का सर्वे, किसी प्रोडक्ट का सर्वे, उसके बारे में पब्लिक क्या सोच रही है, वो कंपनियां इस बात को अच्छे से जानती हैं कि सैंपल साइज का अर्थ क्या होता है। सैंपल साइज ये बड़ा विचित्र शब्द है, इसी फील्ड का है। यानी कितने लोगों से आपने पूछताछ की, राय शुमारी की। तो एक तो इस विषय हो गया टारगेट एरिया टोटल कितना है, यानी कुल आदमी लोग कितने हैं, आबादी, और उसमें से आपने कितने लोगों से बात की, वो सैंपल साइज हो गया। अब आप सोचेंगे मैं सैंपल साइज की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ, कोई इस शो में कभी कोई ऐसा तो काम हुआ नहीं कि कहीं सर्वे का काम शुरू कर दें हम लोग। उत्तर प्रदेश में जो निकाय का चुनाव हो रहा है ना, ये एक तरह की 24 के लिए राय शुमारी ही है, 24 के लोकसभा चुनाव के लिए। और अगर हम इसको राय शुमारी मान लें तो ये इतना बड़ा सैंपल साइज है इसका, 4,32,00,000 वोटर इसमें वोट करेगा, 4,32,00,000। भारत के कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए तो अधिकांश राज्यों में इतना वोटर विधानसभा के चुनाव में नहीं है, ये जान लीजिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इतना व्यक्ति वोट करेगा इस चुनाव में। तो स्वाभाविक है इस चुनाव के जो संदेश बाहर आएंगे, जो नतीजे बाहर आएंगे, वो 24 के लिए एक दीवार पर लिखी इबारत की तरह होंगे। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा प्रयोग किया जो भारत की राजनीति में मानकर चलिए, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, भूतो न भविष्यति भावन से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। 17 मेयर के पद हैं उत्तर प्रदेश में, यानी 17 नगर निगम है प्रदेश में, उनका मुखिया मेयर, तो 17 पद चुनाव में जा रहे हैं मेयर के। उनमें से 11 में मायावती जी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया। और मजे की बात देखिए, इतना बड़ा प्रयोग किया उन्होंने जो भारत के इतिहास में है, उसका कोई सानी नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं निकलूंगी प्रचार में, ये जो पार्टी वाले हैं यही लोग करेंगे। इसका अर्थ क्या है? क्या मन की मौज में मायावती ने मुसलमान उम्मीदवार उतार दिए? नहीं, वो विशुद्ध राजनेता हैं। क्या मायावती इस बात की रायशुमारी करना चाहती हैं उत्तर प्रदेश में कि 2022 का विधानसभा चुनाव जब हुआ तो एक धारणा बनी कि यादव और मुस्लिम ने लगभग 100% तो कभी नहीं होता, लेकिन लगभग 85% से अधिक का समर्थन अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को दिया। और जब उसके बाद भाजपा जीत गई तो मायावती ने एक ही बात कही थी। उस बात का एक सिरा यहां से जुड़ता है। मायावती ने कहा था कि मुसलमानों को अब समझ लेना चाहिए कि अखिलेश यादव भाजपा को नहीं हरा सकते। तो जब वो भाजपा को नहीं हरा सकते तो मुसलमानों को उनके साथ रहने का कोई औचित्य नहीं। मायावती जी ने उद्घोषणा की। वो इसी उद्घोषणा को टेस्ट करना चाहती हैं निकाय चुनाव में कि क्या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मानस के जहन में ये बात बैठ रही है कि अखिलेश यादव के पीछे खड़े होने से कोई लाभ नहीं होगा। और अगर बैठ रही है तो मायावती की बसपा की बल्ले बल्ले, समझ लीजिए कि हाथी की चाल मस्त हो जाएगी। और अगर नहीं समझ रही है तो मायावती को फिर कुछ और चिंतन मनन करना होगा। अगर उनकी पार्टी को 24 के चुनाव में कुछ हासिल करना है तो, और अगर संतोषी सदा सुखी के भाव में है मायावती जी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन इसका एक बड़ा अर्थ मुझे जो समझ में आता है वो ये कि बसपा का लाभ होगा नहीं होगा, कितना होगा वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये सारे मुस्लिम उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में बसपा का
12-13% जो वोट है वो, और फिर कुछ इनका व्यक्तिगत प्रभाव का वोट, ये मिला के इतना ज़रूर हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी के लिए संकट की स्थितियां पैदा हो जाएं और चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाए। और जब सपा और बसपा दो के बीच में चुनौतीपूर्ण चुनाव हो जाएगा नगर निगम में, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी अपना रास्ता निकाल लेगी वहां से। अब क्या बसपा ने ऐसा नहीं सोचा हो कि इस लड़ाई से भाजपा को लाभ मिल सकता है? मैं ये भी नहीं मानता। हालांकि बसपा से आप पूछने जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं, हम तो अपनी रणनीति बना रहे। नहीं, उनको इस बात का इल्म होगा कि हमारे द्वारा इस ढंग के कैंडिडेट सिलेक्शन से भाजपा को प्रकारांतर से लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी उलझन समाजवादी पार्टी की साइकिल के लिए खड़ी हो गई इन 17 में 11 निगमों में। तो मायावती के इस मूव का मतलब समझने की आज कोशिश करेंगे। इस भूतो न भविष्यति साइज के, जंबो साइज के प्रयोग का मतलब क्या? 1952 से लेके आज तक उत्तर प्रदेश छोड़ो, केरल में ऐसा प्रयोग नहीं हुआ, आसाम में नहीं हुआ, बंगाल में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ कि 17 में 11। क्यों? इसके पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको? मायावती जी के कैंडिडेट जो मुस्लिम उन्होंने टेक्टिकली मुस्लिम बहुल इलाकों में खड़े किए हैं निगमों में, वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बाद की कहानी है। मूल मुद्दा ये है जो मेरी बुद्धि कहती है, इस संघर्ष में समाजवादी पार्टी का नुकसान पक्का हो जाएगा। ये जान लीजिए। क्या बसपा का कोई मेयर जीत जाएगा अभी मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने ऐसे लोग जरूर चुन के रखे हैं जो माल से मजबूत हैं, अपने इलाके में बड़े कारोबारी हैं और समाज में उठते बैठते हैं, तो वो उतना वोट खींच लेंगे। और साथ में मायावती की का अपना 12-13% वोट कि वो आजमगढ़ पार्ट 2 कर दें। गुड्डू जमाली नाम था ना? हाँ जी। तो गुड्डू जमाली खुद नहीं जीते, लेकिन उनने धर्मेंद्र यादव का झोला पैक करा दिया। क्या सब जगह मायावती जी यही झोला पैक वाला सिस्टम कर रहे हैं सुरेश जी? क्योंकि वो होता ना कि हम आदमी कहता कि भाई ठीक है हमारी एक आंख फूटे लेकिन हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। क्या वही मन बना लिया कि आपके ना ऐसे ही करना है? मसला ये नहीं कि टिकट बेचने का, मसला ये कि 17 में से 11 मुसलमान कैंडिडेट लड़ा देना, ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रयोग है। इसके रिजल्ट की प्रतीक्षा मुझे भी रहेगी। भाजपा को नुकसान होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन हाँ अब्बास हैदर साहब, सुरेश जी अब रुको, अब्बास हैदर साहब पुराने अनुभव बताते हैं, और एक मैं रख दूं सामने, शायद 17 का चुनाव 17 का होगा, जब वो खत्म हो गया तो मैं समाजवादी पार्टी के बड़े मित्रों के साथ बैठा, ठीक समीक्षा हुई, तो एक बात निकल के आई कि 100 सीटों पर जहां सपा ने मुसलमान उम्मीदवार लड़ाए थे 403 में, वहीं बहन जी ने मुसलमान उतार दिए। क्या नतीजा क्या हुआ? सारी सीटों पर भाजपा जीत गई, हो गया काम। क्या हमने बोला हो गया काम, भाजपा वाले बोले जय श्री राम। नहीं, तो ये तो टेस्टेड मसला है। जहां महंजी और सपा दोनों मुसलमान लड़ा देंगे वहां मामला गड़बड़ा जाएगा। ये 17 में 11 आपको टारगेट करके उतारे गए हैं या भाजपा को? अब्बास हैदर, ये बड़ा सवाल है। एक बात मैं कहूं अब्बास हैदर साहब के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता 2014 में भी समझदार थी। ऐसा तो नहीं कि आज ही स्कूल जाना शुरू किया उसने। 14 में भी समझदार थी, 17 में भी समझदार थी, 19 में भी समझदार थी, 22 में भी समझदार है, निकाय में भी समझदार होगी, 24 में भी समझदार होगी। ठीक, ये नाली, बिजली, खरंजा, पार्क, अन्ना पशु और क्या क्या जितने भी मुद्दे हैं, ये आज से नहीं, ये गोविंद बल्लभ पंत जब प्रधान यहाँ उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे तब उसे चले आ रहे हैं मुद्दे। ठीक, फिर भी पार्टियां जीती ना।
ऐसा थोड़ी नहीं हुआ कि किसी एक सरकार के आने के बाद से मुद्दे खत्म हो गए ना भैया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फोकस यहां पर रहे। और सीधी लड़ाई बताई आपने कि सपा और भाजपा में है, अखिलेश जी भी यही कह रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा सबमिशन ये है, बसपा जीत भले ही ना पाए, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जो है वो आपके लिए कोरोना से कम घातक नहीं है। आजमगढ़ उदाहरण है और रामपुर उदाहरण है। क्या आजमगढ़ में लड़ा दिया उम्मीदवार तो धर्मेंद्र यादव को मामला गड़बड़ा दिया, और रामपुर में नहीं लड़ाया तो गड़बड़ा दिया। नहीं ये नहीं, अब बात में आएगा। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जो है बसपा की, वो उसको इतनी ताकत देती है कि वो आपके साइकिल के पहियों की तीलियों से छेड़छाड़ कर दे। मुन्ना खान साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये राजनीति में जब टिकट बढ़ती है तो इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है किस धर्म का कितना कम प्रतिनिधित्व है, किस जात की कितनी संख्या है, उसके हिसाब से ही मोटे तौर पर एक होता है। लेकिन बहन जी ने तो इस बार पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 17 में 12 मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने नगर निगम में लड़ा दिए। सर्वजन सूचनार्थ एक बात कह देता हूं, सुरेश जी बड़े पुराने आदमी और बहुत सीनियर वकील हैं, वो गौर से सुन लें। 17 साल बाद, अमिताभ तिवारी जी आप भी सुन लीजिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा बाकी सबकी 2 आंखें, भाजपा की 6 आंखें हैं। दिशाएं 4 है लेकिन इनके पास आंखें 6। 17 साल बाद अचानक से ताज कॉरिडोर घोटाले में सीबीआई को मुकदमा की जांच पड़ताल की अनुमति मिल गई। सीबीआई की चार्जशीट में मायावती से लेकर नसीमुद्दीन से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कई सीनियर अधिकारी भी हैं। अब वो 17 में 11 लड़ाने के लिए मिली थी, किस लिए मिली थी, क्यों मिली थी, मैं नहीं जानता, मेरी उतनी तो पहुंच नहीं। लेकिन हाँ, कुछ तो मामला है। अब लड़ाना तो मजबूती से पड़ेगा, भाई लड़ाना तो पड़ेगा। सुरेश जी जानते हैं कि ये तो अच्छे जेल चले गए भैया, मौसम वैसे खराब चल रहा है आजकल। ठीक है, आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई टक्कर भाजपा और हमारी है, ये बात अखिलेश जी कह रहे, और कांग्रेस कह रही है कि बीएसपी ने ये बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए एक वो दिया है, कवर फायरिंग दी है। भाई जो मायावती जी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयोग किया है, इसके एंड बेनिफिशियरी मेरी समझ ऐसा कहती, हो सकता मगर साहब तो भाजपा ही होगी। नहीं सुरेश जी, 17 में 11 तो चुन लिया आपने, अब उसकी वजह पर हम नहीं जाएंगे, छोड़ दीजिए। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, सारी चीजें टीवी पर कहना भी ठीक नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अरे सुन तो नहीं, बात तो सुन लो भाई, बात तो सुन लो जी बोलें। पहली पंक्ति में बैठने वाला उस हैसियत का कोई मुसलमान नेता बसपा में बताइए जिसके पास बड़ा ओहदा हो और मायावती के बगल में बैठ सके। मुनकाद अली हैं। अब आप जो गजब करते हो, अब ऐसी बात नहीं करो। शमसुद्दीन राइन हैं। अरे भाई शमसुद्दीन राइन हैं। अरे इन सब के कान के नीचे बहन जी चाय जब बजा देती हैं, कई कह देते हैं कि तुम मोहल्ले के प्रभारी हो गए, कई कह देते मंडल के हो गए, कई कहते कमंडल के हो गए, कई कहते तुम मेरठ में रहोगे, कई कहते सहारनपुर में भेज दिया। कि ऐसे तो बच्चों के साथ नहीं होता जैसे मुनकाद और शाहीन के साथ होता है। अभी दोनों को रगड़ दिया कि नहीं। प्रसार अरे भाई एक सुरेश जी, एक प्रसार के लिए तो कहीं ना कहीं तो ड्यूटी लगेगी। रुक जाओ, प्रसार हमें मालूम है। वो वीडियो ऑडियो आया था ना नसीमुद्दीन और बहन जी का, उसमें प्रसार की सारी कथा थी। ठीक, मुनकाद का क्या हुआ? यार एक मिनट भाई, एक मिनट रुको। मुनकाद का क्या हुआ जी? बोले भाई तेने पार्षद प्रत्याशी नहीं लाया तू। बोले भाई जी कहां तक लाऊं, जितने मिले उतने ले आया था। बोले बाकी क्यों नहीं लाया? बोले अब इसको हटा दो, अब राइन को बना दो। पता लगे महीने 2 महीने राइन को भी निपटा देंगे, कहेंगे भाई तू वो पदाधिकारी नहीं लाया बनने के लिए। अब भैया आदमी पकड़ो अभियान में कहां से कुछ होगा। सुरेश जी बताओ। पाकिस्तान को बीच में इसलिए नहीं लाई क्योंकि पाकिस्तान की एक विशेष मानसिकता है। मैं आज का उदाहरण ताजा दे दूं। अतीक मारा गया, ठीक,
छाती पाकिस्तान पीटी की, पाकिस्तान क्या लेने देना? वो कसारी मसारी में रहते हैं क्या पाकिस्तानी? नहीं ना, उनसे क्या लेना देना 3 मिनट 13 में? वो क्यों छाती पीट रहे? वो अतीक को कौम का शहीद घोषित कर रहे, उनसे क्या लेना देना भाई? फिर तो सवाल उठेगा मित्र, पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया? पाकिस्तान से खुद अपना घर संभल नहीं रहा, यहां पटाखे फोड़ने की कोशिश करता है। इतना तो सोचना चाहिए। वहां रोटी की समस्या, आदमी भूखा मरा जा रहा है, रमजान निकल गया, वहां रोटी नहीं उपलब्ध करा पाए वहां के हुक्मरान, भारत से लड़ेंगे। अरे मान लो अतीक की तो शहादत में वैसे भूख के मारे परेशान है, 2-4 दिन और उल्लंघन कर लेंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा भारत की सेहत पे? नहीं मुन्ना खान साहब, इसलिए पाकिस्तान का मसला अलग है। और दूसरी बात, एक मैं मुझे नहीं पता अमित शाह ने क्या कहा, एक मिनट रुकिए, ये वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। जिन भी नेताओं के महत्वपूर्ण होने से पाकिस्तान में विलाप होता है, छाती कूटी जाती है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है उन नेताओं को भारत में मजबूत होना ही चाहिए जिनसे पाकिस्तान में स्यापा हो। और जिन नेताओं के यहां मजबूत होने से पाकिस्तान में लड्डू बटे, उन नेताओं के बारे में चिंतन करना चाहिए हमको। सीधी लाइन खींची हुई है मेरे भाई, पाकिस्तान के बारे में कोई दो राय, हमको भ्रम कभी नहीं रहा इस देश में। ना मैं उस पक्ष में कभी खड़ा हुआ कि तुम इधर से मोमबत्ती जलाओ हम उधर से मोमबत्ती जलाएं, ना मोमबत्ती से कुछ नहीं होता। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते में पाकिस्तान में हंगामा क्यों होता है, वहां के टीवी चैनल क्यों चिल्लाने लगते? उनको वोट देना है? नहीं ना, ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों का अधिकार है, वो चाहे जिसके वोट दे। उनको क्या तकलीफ है? और उनकी तकलीफ जिनको यहां सुनाई देती है, वो लोग भी शक के दायरे में आ जाते हैं। आपको तो कहना चाहिए पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं। मुन्ना खान साहब आएंगे आपके पास, आएंगे, लेकिन पाकिस्तान को परे रखिए। अमिताभ तिवारी जी, हमने आजमगढ़ देखा, हमने रामपुर देखा, मैनपुरी एक्सेप्शनल केस है इसलिए उसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद हम मायावती जी का ये प्रयोग देख रहे हैं 17 में 11। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच, अगर मैं मात्रा की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी एक के पास थोक में नहीं गया तो भाजपा को रोकना नामुमकिन है। अगर ऐसा भी बट गया कि 60-40, तो भी भाजपा की बल्ले बल्ले। टिकट बांटने में सबसे कम झमेला बसपा की लीडरशिप को होता है, कांशीराम जी के समय से आज तक प्लेन स्लेट रहती है उनके पास। भाजपा में भी लफड़ा है, मनाओ, रूठा, मटकी, दाएं बाएं। अखिलेश यादव के यहां भी लफड़ा है, कांग्रेस में वोट नहीं फिर भी लफड़ा है। बसपा में ऐसा कोई लफड़ा नहीं, पार्टी में था नहीं था, कहां से आया इससे भी मतलब नहीं। जिसका नाम जारी हो गया, मेवालाल गौतम की मोहर लग गई, बात खत्म हो गई। ना अगावत, ना बगावत, ना लेना ना देना। कहां से आया ये भी नहीं पूछते वो काडर वाले। क्या तिवारी जी, कोई माई ओवैसी नहीं कर सकते ऐसे टिकट जारी, जैसी बहन जी कर सकती हैं। 5 मिनट में मिलो, 6ठे मिनट लिस्ट में नाम, 5 मिनट पहले मिलो, 6ठे मिनट में नाम। क्या ठीक है, हमारा आदमी बहुत पुरानी बात है। तो कांशीराम जी थे तो एक टिकट के लिए हमने भी सिफारिश की थी, तो उन्होंने सम्मान रख लिया था, तुरंत उसको दे दिया था। उनके यहाँ ही लफड़ा नहीं, ज्यादा लंबी कहानी नहीं। खैर, अब्बास हैदर साहब, मसला वो, अभी संभल और अमरोहा के कुछ मुस्लिम लोगों से मेरी बात हुई। जो बात अमिताभ तिवारी कह रहे हैं वो गंभीर बात है। हमने कहा भाई आप लोग क्या सोच रहे हो? उनका मन बदल गया हो ऐसा तो मैं नहीं दावा कर सकता, लेकिन वो प्रैक्टिकल थे। उन्होंने कहा कि भाई साहब अब हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी लंबे समय तक शासन करेगी, तो हमारे और बीजेपी के बीच में एक वर्किंग रिलेशन बनना चाहिए। क्या बोले? सपा बसपा वाले बीजेपी को हरा नहीं सकते अभी, तो बोले कम से कम नहीं हरा सकते। दिल्ली में भी रिपीट हो जाएगी सरकार और योगी की भी रिपीट हो जाएगी। तो बोले हम लोगों ने धीरे धीरे लोकल लेवल पर ये फिलर देने शुरू कर दिए कि भाई हम आपके खिलाफ नहीं, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं।
अगर ये धारणा बड़े पैमाने पर फैली, आपके साथ वो सिंपैथी रखें भी, तो भी आप में हराने का मादा तो हो चाहिए ना। 80, 82, 85% कंसोलिडेशन था विधानसभा में आपके साथ मुस्लिम वोट का। अब्बास हैदर, मैं तो किताबी बात नहीं करता, प्रैक्टिकल बात बोलता हूं जितनी है। अखिलेश जी की सरकार थी, गाजियाबाद में बीजेपी का मेयर थे तेलूराम कंबोज, पत्रकार बिरादरी से गए थे, तो हमारे मित्र भी थे, उम्र में बहुत सीनियर थे। आजम खान नगर विकास होता क्या होता, उसके मंत्री थे, और वैसे भी वो उनका रुबाब मुख्यमंत्री जैसा था। तो आजम खान साहब हमारे घर आए, तेलूराम जी को पता लग गई, वो तुरंत आए, स्कूटर पर बैठ के, गाड़ी नहीं रही उस वक्त तो, एक कार्यकर्ता के साथ, और हमसे बोले भैया आप इनसे कहो हमारा पैसा अटका हुआ वो दिलवा दे। ठीक, नगर निगमों की गाड़ी तब तक चल ही नहीं सकती, न नगर पालिका, न नगर निगम की, न नगर पंचायत की, अगर स्टेट गवर्नमेंट और उसके बीच में रिश्ता नहीं है, सुरेश जी। और ये बात मेरे ख्याल से नेताओं से ज़्यादा बेहतर पब्लिक जानती है। मान लीजिए कहीं आपको जिता भी दे मेयर, तो वो करेगा क्या, ये तो बताओ। अब इससे बहुत फायदा नहीं कि किसको कितना वोट मिला, चुनाव हो जाए, उस चुनाव को परे रखिए, उससे सबक सीखिए और अगली की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा, ये मायावती का प्रयोग बहुत बड़ा प्रयोग है। यहां से 24 के चुनाव की रणनीति पर एक रेफरेंडम आएगा कि 24 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति उत्तर प्रदेश में मुफीद होगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और भाजपा के लिए। रही बात इस बात की कि भाई स्थानीय निकाय के चुनावों में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, मैं इससे सहमत नहीं। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि जो 17 का परिणाम था, 19 का था, 22 का था, उसी ट्रेंड में ये परिणाम जाएगा। इसके पीछे कारण और भी समझिए। स्थानीय निकाय के संचालन में मुख्य और केंद्रीय कार्यकारी भूमिका होती है आयुक्त की, जो राज्य सरकार का अधिकारी होता है। महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष या पंचायत अध्यक्ष अभी भी मोटे तौर पर सेरेमोनियल पोस्ट्स हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों में जब सरकार बदल जाती है तो उठापटक क्यों हो जाती है? वो तो चुने हुए लोग हैं। क्यों अविश्वास प्रस्ताव आता है और वो गिर जाते हैं या पाला बदल लेते हैं? क्यों? ये व्यवहारिक सच है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और जनता भी इस बात को जानती है कि भाई हमको रोज यहां अखाड़ा खुदवाना हो, रोज यहां युद्ध कराना हो नगर पालिका में, नगर निगम में, तो ऐसा कर लो, नहीं तो परिणाम चाहिए तो एक सीक्वेंसिंग बनी रहे लखनऊ और यहां की। ये मैंने देखा। अब मायावती जी इससे कोई ऐसा सोच के ये उम्मीदवार खड़े किए होंगे उन्होंने 11 मुस्लिम उम्मीदवार कि हम जीत के कुछ बड़ा हासिल करें, नहीं। वो भी प्रैक्टिकल लेडी है, वो जानती हैं चीजों को। लेकिन हां, उन्होंने एक सिक्का तो उछाला है। अब वो इसके प्रतीक्षा में है कि देखे ये सिक्का चित्त गिरता है या पट गिरता है, उसके बाद आगे की रणनीति तय करें। जो लोग ये कहते हैं कि बसपा को हम खारिज कर दें, तो मुझे लगता है कि 12-13% वोट वाली पार्टी को आप खारिज नहीं कर सकते। वो सरकार नहीं बना सकती, लेकिन वो किसी की संभावनाएं बढ़ा सकती है, किसी की संभावनाएं गिरा सकती है। ये तो जान लीजिए। ओम प्रकाश राजभर बहुत छोटी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका अपना एक दल है, लेकिन वो पार्टी उनके प्रभाव क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के बेहतर चुनावी प्रदर्शन का कारण बन गई थी पिछले गठबंधन में, और भारतीय जनता पार्टी को बड़े
विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा था पूर्वांचल में, करना पड़ा था ना, आजमगढ़ से लेके और मऊ गाजीपुर तक। ये आपके पास 9 हैं, लेकिन जिसके पास 1 है वो मिलेगा तब ना 10 बनेगा। ये भी एक बड़ा गणित है जो बहुत व्यवहारिक सचों पर टिका हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो बात अमिताभ तिवारी ने कही, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। अब ऐसा मुस्लिम उत्तर प्रदेश में एक वर्ग जरूर आया है अस्तित्व में जो टकराव की राजनीति नहीं चाहता भाजपा के साथ। वो मन से भाजपा के साथ हो, लेकिन वो चाहता अगर भाजपा के आ रही है तो फिर ठीक है भाई, टकराव नहीं हो। इसलिए सड़क पर हो हल्ला, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली राजनीति चली गई है, जो माना जाता था कि मुस्लिम पक्ष से। उग्र मुस्लिम राजनीति अब उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रही। बहन जी के पार्टी में तो कोई है ही नहीं जिसका चेहरा आपको याद हो। मैं तो कह रहा हूं कि पत्रकारों को भी नहीं याद होगा, नाम पूछने से तत्काल पूछो कि बहन जी के यहाँ कौन मुस्लिम चेहरा है, तो बहन जी के यहाँ चेहरे में नसीमुद्दीन थे। जब से वो चले गए उसके बाद तो सन्नाटा ही है। और नाम याद रखने में केवल सुरेश जी शमसुद्दीन और कौन कौन कलीमुद्दीन का नाम बता देंगे, लेकिन सतीश मिश्रा के अलावा कोई नाम नहीं याद। समाजवादी पार्टी में भी ठीक बात है। अगर हम देखें तो आजम खान के बाद कौन, और आजम खान खुद ही नेपथ्य में है, अपने ही संघर्षों से जूझ रहे हैं, मुकदमों से और सेहत से। तो मुस्लिम लीडरशिप की जो स्थिति है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, इतनी कमजोर स्थिति मुस्लिम लीडरशिप की कभी नहीं रही। आज ये स्थिति है। एक मतलब आप पूरे प्रदेश में जिसमें 17%, 18% मुस्लिम आबादी हो 25 करोड़ में, उसमें आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से 4 बड़े मुस्लिम लीडर नहीं बता सकते ऐसा जिनको प्रदेश भर में लोग पहचानते हो। ये फर्क है ना। उस माहौल में अगर मायावती ने यह प्रयोग किया है तो चौंकाता है ये प्रयोग मुझे। तो समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी भी बजाता है और भाजपा के लिए और बेहतर ढंग से उपलब्धि अर्जित करने का एक रास्ता भी खोलता है। क्योंकि आजमगढ़ हारने के बाद समाजवादी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया ही ये थी कि बसपा ने हरवा दिया। रामपुर हारने के बाद भी प्रतिक्रिया ये थी कि बसपा ने अपने को पीछे करके हटा के मैदान से हमको हरवा दिया। तो इसका मतलब है कि आप मानते हो कि बसपा उतनी महत्वपूर्ण है कि आपको हरवा दे। और समाजवादी पार्टी ने एक बार अभी कहा भी था, ऑफिशियली कहा था कि 14 से लेके अभी तक समाजवादी पार्टी को हर चुनाव में हराने की सुपारी बसपा ने ले रखी है। और अगर हम समाजवादी पार्टी के इस आरोप को सामने रखकर देखें तो खतरा तो फिर इस चुनाव में भी है। इसमें तो बहन जी ने 17 में 11 सिक्के उछाल दिया। अब देखना ये सिक्का किस उसमें बैठता है। अटल जी कहा करते थे कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इस सिक्के को तो किसी एक करवट बैठना होगा 13 तारीख को। वो जिस भी करवट बैठेगा 24 के लिए एक दिशा और दशा हम सबको बता के जाएगा। धन्यवाद।